हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल। सो अब हम यहाँ पर एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बॉटनी के लिए यहाँ पर कुछ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो रहेगा यहाँ पर जो पहला टॉपिक रहेगा वो सेल बायोलॉजी पर रहेगा और सेल बायोलॉजी के अंदर यहाँ पर कुछ चैप्टर आउटलाइन यहाँ पर आपके सामने शोन है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी थोड़ा सा समझा अगर तो आज जो हम चीज देखने वाले थोड़ा बहुत हम सेल और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्स का वो किस तरह से होता है हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। So, despite stunning variety of living organisms existing on Earth, there lie similarities at fundamental levels that include a common mechanism of inheritance based on genetic code, presence of building blocks as cells, accumulation of inheritable variations since inception of life on Earth. ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। अगर हम नॉर्मली बात करें अगर इसकी तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम अभी सेल बायोलॉजी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के अंदर सेल की प्रेजेंस हम जानते हैं होती है, क्योंकि सेल ही फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है लाइफ का। तो उसी के अगर हम यहाँ से मेन अगर स्टार्ट करें जहां से इसका इंट्रोडक्शन आएगा वो यहाँ से ही आ रहा है। तो सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी चीज जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो वहां पर प्रॉपरली बन नहीं पाएगी, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। और जैसे कि हम जूलॉजी के अंदर भी बात करते हैं वहां पर भी हम सबसे पहले सेल के ऊपर ही स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो चैनल के ऊपर जूलॉजी का भी कोर्स अवेलेबल है एमएससी एंट्रेंस का, जिसमें हम सारी चीज डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप जूलॉजी में एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में और ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बॉटनी में भी सेल बायोलॉजी आती है, जूलॉजी में भी आती है। तो अब हम दोनों में इसीलिए कहीं ना कहीं सेल के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो जूलॉजी के भी जो लेक्चर्स है उसमें भी आपको सेल के बारे में मिल जाएगा। वैसे तो सेल बायोलॉजी या फिर सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कॉमनली उसकी जो लैंग्वेज उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड होना चाहिए, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स इन रिलेशन टू जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। हम सेल के बारे में ये सारी चीज इसमें डिस्कस करते हैं। इसी और बल्कि जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन होता है, फिजियोलॉजी वाला पोर्शन और बायोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन होता है वो सभी इसी के अंदर आ जाते हैं। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर हिस्ट्री वाला पोर्शन आएगा। जो रॉबर्ट हुक थे 1665 की बात है, उन्होंने थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया था, या हम कह सकते हैं जो कॉर्क रहता है ट्री बार्क में से लिया था, तो उनकी स्लाइसेस में उन्होंने ये देखा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उन्होंने वहां पर ये देखा कि वहां पर कुछ बॉक्स लाइक जैसे कुछ दिखाई दे रहा था, कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे इस टाइप से शेप के अंदर। तो उन्होंने कॉर्क के अंदर देखा कि उसमें कुछ बॉक्स या फिर कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे थे जो कि हॉलो कंपार्टमेंट्स थे। तो इन कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने जो नाम दिया था उसका नाम था सेल। सेल एक लैटिन वर्ड से आया, लैटिन वर्ड था सेला। सेला का मतलब होता है हॉलो स्पेस। तो सबसे पहले जिन्होंने एग्जामिन किया था या फिर सेल के नाम दिया था उनका नाम कौन था? रॉबर्ट हुक नाम था। 1723 के अंदर फिर एक साइंटिस्ट आए। अच्छा, रॉबर्ट हुक का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, यहाँ पर 1665 था। उसके बाद 1723 में एंटोन वन लीवनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले फ्री जो सेल्स होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स की हम बात कर सकते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म, यानी कि लिविंग सेल्स। क्योंकि ये जो कॉर्क वाला सेल जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो डेड सेल्स थे, लेकिन सबसे पहली बार लिविंग सेल्स किसी ने देखे थे तो वो कौन से साइंटिस्ट थे? वो एंटोन वन लीवनहॉक थे। तो ये दो साइंटिस्ट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एक ने डेड सेल देखे थे और एक ने लिविंग सेल्स देखे थे, तो वो एंटोन वन लीवनहॉक थे। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था श्लीडन। तो एमजी श्लीडन उनका पूरा नाम था। एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और एक थे श्वान। श्वान जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। काफी बार इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्लीडन बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे। तो श्लीडन बॉटनिस्ट है और श्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी के अंदर एक और साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। तो रुडोल्फ वर्चो जो थे, अब उनकी बात यहां पर कर लेते, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे पहले हम हमारी स्क्रीन पर। तो सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट्स के। और जितने भी सेल्स अराइज करते हैं, नए सेल्स जो भी बनते हैं वो कहीं ना कहीं जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उन्हीं से बनते हैं। तो सेल्स ही वो ऑर्गेनिज्म से या ऑर्गेनिज्म से कहना चाहिए वो चीजें हैं जो कि दूसरी सेल्स को बना रही है। तो सेल्स ही किसको बनाती है? सेल को बनाती है। तो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है वो एक नया सेल बना देगा। ये इसको अगर हम एक लैंग्वेज का नाम देते हुए बात करें या टेक्निकली इसी चीज को कहें तो उसको कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो यही पूरी सेल थ्योरी थी। इसकी डिटेल आप पहले भी हालांकि पढ़ चुके होंगे, अपनी 9th क्लास में भी आ चुका होगा आपके, और आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा और बीएससी में भी देखा होगा। तो ये कुछ थोड़ा बहुत सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के लिए हमारे पास इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे यहाँ से सेल और इसके टाइप्स को।
तो दो मेन तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इनको डिस्कस करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कहीं ना कहीं थोड़े प्रिमिटिव तरह के सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस सेल्स होते हैं। अब हम इनका यहाँ पर जो मैटर यहाँ पर मिल जाता है हमें, हम वो देख लेंगे। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स एक ग्रीक वर्ड से आया है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और इनको कहा जाता है कि एंसेस्टर्स हैं यूकैरियोटिक के, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के पूर्वज कौन रहे होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स रहे होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो बाउंड नहीं होते बाय एनी, यहाँ पर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यस मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल का, तो इसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियस एक तरह से खाली स्पेस में से रखा हुआ दिखेगा। उसका जो मैटर होगा न्यूक्लियस का वो बिखरा हुआ रहेगा सेल के अंदर, और उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पर बेसिकली न्यूक्लियस होता ही नहीं है। न्यूक्लियस की जगह कौन सी चीज होती है, न्यूक्लियोइड होता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, यहाँ पर उसके अंदर ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो भी मतलब फंक्शंस होते हैं सेल के, उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आता है, गोल्गी अपैरेटस आ जाते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, और वो भी कौन से सेल ऑर्गेनल्स, सारे की बात नहीं कर रहे हम, कुछ कुछ की। तो कौन से नहीं होते, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होता इनके पास, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट इनके पास नहीं होते, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इनके पास नहीं होते। तो ये चार नाम आपको याद रखना है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी अपैरेटस भी कह सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 1, 2, 3 और 4। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्टोरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स ग्रीक वर्ड से अगेन आया है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है अलोंग विथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनके अंदर कौन पाया जा रहा है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो पाया जा रहा है विद दी, उसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसके साथ पाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ऑर्गेनल्स जो पाए जाएंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पर पाए जाएंगे, और वो कौन से थे, जो ऊपर चार एब्सेंट थे वो चार यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। यानी कि गोल्गी बॉडीज भी इनके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, और एक यहाँ पर वैक्यूल्स भी है। क्लोरोप्लास्ट ऊपर आ रहा था एक नाम, इनके पास नहीं था लेकिन यहाँ पर है। एग्जाम्पल एल्गी, फंजाई, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन आ रहा है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, और यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी आ जाती है। ये तीनों चीज इधर आएगी। इससे आप पहली बात तो इसको याद कर ही लेना। उसके बाद अगर हम डिटेल्स की बात करें तो वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता है, एक न्यूक्लियोइड के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड रहता है। न्यूक्लियोलस यहाँ पर एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस यहाँ प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल के अंदर यह न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा एक न्यूक्लियस होता है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस यहाँ पर एब्सेंट होता है और न्यूक्लियोलस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अच्छे से डिटेल में मतलब डिटेल्स जानना है, नहीं पता है इसके बारे में, तो जो हमने जूलॉजी की सेम इसी बुक की तरह जूलॉजी की जो बुक है उसकी जो प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें शुरुआत की कुछ चैप्टर्स में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को पढ़ा रखा है, तो आप वो देखेंगे तो वहां थोड़ा ज्यादा डिटेल में जूलॉजी के अंदर, तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे माइंड्समाइन ट्यूटोरियल्स एमएससी एंट्रेंस जूलॉजी प्रिपरेशन के नाम से, तो आपको उसके लेक्चर्स या फिर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसमें देख सकते हो। सो ये तो यहाँ पर हो जाती बात। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पर वही सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेल यहाँ पर जिस तरह से डिवाइड करता है उसको कहते हैं एमाइटोसिस, और सेल यहाँ पर माइटोसिस, मियोसिस नाम की प्रोसेस से डिवाइड करता है। हम बाद में इसको डिस्कस डिटेल में करेंगे कि एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस क्या होता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम ये चीजें याद यहाँ से रख सकते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, और यहाँ पर 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी सेल। तो बायोकेमिस्ट्री की कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। बायोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल। सेल के अंदर जो केमिस्ट्री होती है, जो भी केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम पहले भी पढ़ते आए हैं इसके बारे में, और उसके रिलेशन में जितनी भी चीजें होती है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स ऐसी बॉन्ड्स होती हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स होती हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स यही होती है जो कि शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनती है बिटवीन एडजेसेंट एटम्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन का एग्जांपल लेके अगर हम, या फिर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं,
तो इन दोनों का अपने इलेक्ट्रॉन्स की जो कहना चाहिए जो मतलब एक अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करना होता है, ये आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं और इस तरह से शेयरिंग करके ये यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको नहीं पता इन बॉन्ड्स के बारे में, इनकी डिटेल्स के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह देंगे, तो वहां पर हम लोग उसकी मतलब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो उसकी लिंक मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगी, तो आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब यहाँ पर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि ये थोड़े वीक बॉन्ड्स होते हैं, रिवर्सिबल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि एक बार ये बॉन्ड्स बनेंगे तो ये वापस से टूट के नॉर्मल जैसे एटम है वो अलग होके सेपरेट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस में क्या होता है, ये ऐसे इंटरैक्शंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एटम्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक कोई एटम ऐसा होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक कोई ऐसा एटम होगा जैसे सोडियम का Na+ एटम और क्लोरीन जो क्लोराइड आयन बनता है जैसे कि क्लोरीन, तो उसमें नेगेटिव आ जाता है, तो प्लस माइनस यूं भी अट्रैक्ट करते, तो इस तरह से अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बनती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन कहते हैं। तो ये वाले जो इंटरैक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एटम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। फिर एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज पार्टली शेयर्ड बिटवीन टू रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, उनके बीच के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे शो करते हैं, तो उनके बीच में अगर कोई बॉन्डिंग हो रही है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड रहती है। और ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी कि पानी इतना ज्यादा घुलनशील माना जाता है कि आप उसमें जो भी चीज मिक्स करोगे ज्यादातर उसमें वो चीजें मिक्स हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वाटर में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। तो पानी की ये जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज होती है वो क्यों होती है, उसका आंसर क्या है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। तो ये एक चीज आ जाती है। उसके बाद आते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस। ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अराउंड एन एटम दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम, यानी कि एटम के ऊपर जो चार्ज है वो बार बार चेंज होता रहता है। इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं उनको वेंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं। अब उसके बाद कुछ केमिकल एनालिसिस अगर हम देखें प्रोटोप्लाज्म का, वो रिवील करता है प्रेजेंस ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स विच आर क्लासिफाइड इनऑर्गेनिक और मिनरल कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि नॉर्मली हम शब्दों में समझे इसको तो दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज प्रोटोप्लाज्मिक कंपोजिशन ऑफ अ सेल आ रही है कि कंपोनेंट्स कौन से हैं और परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्यूलर मास कितना है। वाटर 70 to 80 हो सकता है, ये तो एक टेबल है जिसको आप लिख भी सकते हो अपने पास। आगे देखते हैं। तो अब हम पहले डिटेल में जा रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बल्क में पाए जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक होती है, जिसमें वाटर, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सभी चीजें आ जाती है। सबसे पहले वाटर का अगर थोड़ा सा डिस्कशन हम यहाँ पर कर लें तो ये मेजर कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जितनी भी होती है वो सभी एक्वस मीडिया में होती है। इसलिए वाटर जो है एक तरह का इंडिस्पेंसिबल नीड हम कह सकते हैं, हमारी एक इंडिस्पेंसिबल नीड है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक इंसान नॉर्मली 3 हफ्तों तक बिना किसी खाने के रह सकता है, लेकिन 3 दिन भी अगर उसको वाटर नहीं मिलेगा तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो वाटर इतना ज्यादा यहाँ पर जरूरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ये हमें पता होना चाहिए। सो वाटर दो तरह के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक होता है फ्री वाटर और एक होता है बाउंड वाटर। सो 95% जो होता है टोटल सेल्यूलर वाटर का वो सॉल्वेंट की तरह यूज होता है बाय वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, उसको कहते हैं फ्री वाटर। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही, कौन सी वाली एक्टिविटीज, जैसे सॉल्वेंट वाली एक्टिविटीज हो रही है, उसमें जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही तरह के सब्सटेंसेस जो रहेंगे वो जो भी वाटर यूज करते हैं उसको फ्री वाटर कहते हैं। वहीं बाउंड वाटर ऐसा वाटर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है 4 से लेकर 5% टोटल सेल्यूलर वाटर का, यानी जितना भी टोटल सेल्यूलर मैटर है इस अर्थ के ऊपर, तो सारे सेल्यूलर वाटर में आप जो 4 to 5% वाटर देखोगे वो बाउंड वाटर कहलाएगा। और ये लूजली हेल्ड होता है बाय दी टू दी प्रोटीन्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। प्रोटीन्स के पास पाया जाता है ये वाला वाटर जिसको हम बाउंड वाटर कहते हैं। और कैसे पाया जाता है, प्रोटीन्स कैसे उसको संभाल के रखते हैं अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू संभाल के रखते हैं और कुछ और भी फोर्सेस के थ्रू। तो ये दो वाटर्स होते हैं, फ्री वाटर और बाउंड वाटर। अब नेक्स्ट इज इंटरेक्शन बिटवीन अ रिसेप्टर टारगेट हार्मोन, एंटीजन एंटीबॉडी, एंजाइम सबस्ट्रेट, ये सारे वीक इंटरेक्शंस होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं इन दी मीडियम इन विच दे अकर। बायोलॉजिकली रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर, अब हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख लेंगे यहाँ पर वाटर की। पोलैरिटी,
कोहेसिव नेचर, सबसे पहले बात आती है पोलैरिटी की। तो बेंट मॉलिक्यूल विथ एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो एक बेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है और एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इसमें देखने को मिलता है। एक की तरफ थोड़ा ज्यादा चार्ज होगा, एक की तरफ थोड़ा कम चार्ज होगा, इस तरह से इसमें थोड़ा एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद आती है बात कोहेसिव नेचर की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग्स वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर वो एक नेटवर्क बनाएंगे। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस जो है लाइफ का ऑन अर्थ, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व अ स्ट्राइकिंग एरिया ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट होता है। मेजोरिटी जो होती है सेल्यूलर मिनरल की वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करती है। सबसे ज्यादा अबंडेंट इनऑर्गेनिक कैटायंस कौन से हैं, तो वो हाइड्रोजन आयंस ही हैं। उसके बाद कैल्शियम आयंस, सोडियम, पोटेशियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस है। ये 4 ऐसे आयंस हैं जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट पे हमारे पास मिल जाते हैं इनऑर्गेनिक कैटायंस के फॉर्म में। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द एसिड बेस बैलेंस ऑफ दी सेल्स, क्योंकि नॉर्मली आपने सुना भी होगा कि इन कंसंट्रेशंस का बॉडी में प्रॉपर होना भी बहुत जरूरी है। सोडियम पोटेशियम का तो पंप भी होता है, क्लोराइड आयंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी के लिए भी बात करें तो ये आयंस बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इनऑर्गेनिक ओवर, अब यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट हो रहे हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं बेसिकली, और इसमें जो प्रिंसिपल बॉन्ड्स होती है वो कार्बन टू कार्बन या फिर कार्बन टू हाइड्रोजन लिंक्स होती है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि सिमिलर और डिसिमिलर यूनिट्स के बने होते हैं, जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर सिंपलेस्ट यूनिट होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, जो कि यूजुअली लिंक करती है विद अदर मोनोमर्स टू फॉर्म ऑलिगोमर्स एंड पॉलीमर्स। आपने सुना होगा कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, कि पॉलीमर्स का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन क्यों बना है, उसमें छोटे छोटे पहले मोनोमर्स बने होंगे इथीन के, जब जाके वो पॉलीथीन बना होगा वहां पर। तो ये कुछ चीजें हैं। अब ऑलिगोमर्स जो रहते हैं यूजुअली वो 9 सब यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स के बने होते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या, मोनोमर्स होते हैं एक सिंगल यूनिट। वो सिंगल यूनिट से अगर वो सिंगल यूनिट 9 बार जुड़ जाए, एक मिनट यहाँ दिख नहीं रहा होगा, सबसे पहले मोनोमर्स होते हैं जो कि बने होते हैं सिंगल यूनिट के। अगर ये मोनोमर्स 9 बार एक दूसरे से जुड़ जाए, एक सिंगल यूनिट 9 बार जुड़ जाए, तो वो क्या बना लेते हैं वहां पर, ऑलिगोमर्स बना लेते हैं। और ऑलिगोमर्स बहुत सारी बार जुड़ जाए एक दूसरे के साथ तो वो क्या बना लेते हैं, अगर मैनी हो जाए तो वो बना लेते हैं पॉलीमर्स। तो इस तरह से पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलीमर्स में लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स होते हैं। पॉलीमर्स जो रहते हैं वो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो पॉलीमर्स होते हैं, अगर मान लीजिए पॉलीमर है, इन पॉलीमर्स में जितने भी मोनोमर्स आके जुड़े थे, छोटे छोटे पीसेस जो बहुत सारे बना रहे थे, तो अगर वो सारे पीसेस एक जैसे हैं तो उन तरह के हम पॉलीमर्स को होमोपॉलीमर्स कहते हैं, होमो। और अगर सेम है, सेम मोनोमर्स होते हैं, सेम मोनोमर्स हैं तो वो होमोपॉलीमर बनाएगा। और अगर डिफरेंट तरह के डिफरेंट मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो वो बाद में जाके जो पॉलीमर बनाएंगे, पॉलीमर तो बनेगा लेकिन किस तरह का पॉलीमर बनेगा, हेट्रोपॉलीमर बनेगा। तो पॉलीमर जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ मोनोमर्स होते हैं वो होमोपॉलीमर बनाते हैं, और जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर्स होते हैं वो हेट्रोपॉलीमर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आ गया। अब आगे डिटेल में देखते हैं इसको क्या है। तो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स और उनके फंक्शंस की बात आ रही है। बायोमोलिक्यूल्स ये 4 है और उनके फंक्शंस क्या क्या है वो आप खुद यहाँ से रीड आउट करेंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा रीडिंग के लिए है, बहुत इजी, आप खुद पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स में क्या होता है कि ऐसे सस्पेंशन होते हैं पार्टिकल्स के जिसमें जो दैट आर लार्जर देन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जैसे सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में इस तरह से मिक्स हो जाता है कि हम उसमें पहचान नहीं सकते यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने शुगर का सॉल्यूशन बनाया, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और शुगर किस सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं हम, वाटर में। तो जब हम एक शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, अच्छे से उसको मिक्स कर देते हैं, हम ये नहीं पहचान सकते हैं कि इसमें शुगर के पार्टिकल्स कहाँ चले गए और वाटर में किधर से जाकर वो मिक्स हो गए, ये हम पहचान नहीं सकते। इसी को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन कोलॉइड्स जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज होती है। तो ये भी सस्पेंशन है पार्टिकल्स का, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं ट्रू सॉल्यूशन से, बट स्टिल टू स्मॉल, लेकिन फिर भी इतने स्मॉल होते हैं टू सेटल आउट अंडर ग्रेविटी। इतने छोटे भी नहीं होते कि ग्रेविटी की वजह से वो सेटल हो जाए नीचे पानी, मतलब उनकी जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है, इसमें सोल्यूशन भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने मड और वाटर का सोल्यूशन बनाया था, थोड़े टाइम तो आपने उसको मिक्स कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होती है, वो जो मड के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम के अंदर जाकर, तो वो एक तरह से सोल्यूशन अच्छे से बना हुआ नहीं होता। लेकिन कोलॉइड्स का ऐसा नहीं होता, कोलॉइड भी कहीं ना कहीं अच्छे से मिक्स वाले पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स नीचे जाकर सेटल नहीं होते। जैसे आप मिल्क का एग्जांपल होगा, आपने कभी देखा है कि मिल्क को हम देख रहे हैं, हमने उसको एक ग्लास में रख दिया, थोड़ी देर बाद व्हाइट पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल हो जाएगा, ऊपर पानी पानी रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही कोलॉइड होता है।
तो ये थोड़ी बहुत कोलॉइड के एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने। आगे देखते हैं नेचर ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइडल सिस्टम जो होता है उसमें दो हेट्रोजीनियस कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स या फिर डिसकंटिन्यूअस फेज, एक होता है डिस्पर्जन या फिर कंटिन्यूअस फेज। इसमें मैक्रोमोलिक्यूल सॉलिड्स जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिक्विड्स सच एज ऑयली फैट्स आते हैं। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो रहते हैं ऑफ द डिसकंटिन्यूअस फेज, इनको हम मिसल्स कहते हैं। वहीं यहां पर बात करें तो ये मीडियम होता है जिसमें इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं कोलॉइडल साइज के, जो कि डिस्पर्स हुए होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्जन फेज के, उनको हम इंटरमिसुलर पार्टिकल्स कहते हैं। अब कोलॉइडल नेचर प्रोटोप्लाज्म का कैसे होता है उसको देखते हैं यहाँ पर। तो ये हम यहाँ पर हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देती हूँ, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म एक तरह का कोलॉइड है लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, जिसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट पाए जाते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं पानी के अंदर। कोलॉइडल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले जिन्होंने प्रपोज किया था उनका नाम था फिशर, 1894 की बात है, और दूसरे साइंटिस्ट है हार्डी, 1899 की बात। अब जो कोलॉइडल प्रॉपर्टीज होती है प्रोटोप्लाज्म की वो क्या क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल फिनोमेना, सोल एंड जेल नेचर। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको डिटेल में अगर नहीं पता है तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है कोलॉइड्स की। उसके बाद जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं अगर वो डिस्पर्स होते हैं सॉलिड मीडियम के अंदर तो कोलॉइडल सिस्टम जेल कहलाता है। वहीं जो साइटोप्लाज्म होता है लिविंग सेल का वो नॉर्मली जेल स्टेट में ही पाया जाता है और अंडरगोज, फिर उसके अंदर थोड़ा कंटिन्यूअस, डायनेमिक, लोकलाइज, रिवर्सिबल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको हम फेज रिवर्सल कहते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थोड़ी बहुत हम क्योंकि ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट आपके पहले से क्लियर होने चाहिए। तो ये कोलॉइड्स के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग। अगर आपको लग रहा है कि ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।